सरमान, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और आज हम बात करेंगे देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि अब हर जाति की गिनती होगी, हर वर्ग की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जाति जनगणना के बाद महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिलेगा और सीधा 33% हिस्सा राजनीति में मिलेगा। न सिर्फ संसद में बल्कि विधानसभाओं तक अब महिलाओं की भूमिका और भागीदारी और भी मजबूत होगी। आखिर इस कदम का सामाजिक और राजनीतिक असर क्या होगा, कौन से वर्ग होंगे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित और क्या इससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिर जनगणना क्यों जरूरी रहती है, क्यों आखिर जनगणना को कराना जरूरी होता है। बताते चलें कि जनगणना का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते चलें। देखिए जनगणना क्यों जरूरी रहती है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 82 को लेकर इसमें बात हुई है, फिर अनुच्छेद 330 को लेकर बात हुई है और उसके बाद आखिर में अनुच्छेद 332 को लेकर बात हुई है। इसी आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। शिक्षा से लेकर यहाँ आप देखिए ग्रामीण विकास तंत्र के भी अंदर काम किया जाता है। तो विकास तक के मंत्रालय स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पता लगाने के लिए जनगणना की आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 82 सबसे हालिया जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अनिवार्य करता है, यानी कि अनुच्छेद 82। अब अनुच्छेद 330 और 332 की बात हो रही है, जो आप ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं, जिसमें ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभाओं में सीटें रिजर्व करते हैं। अब यहां समझना यह जरूरी है कि जनगणना कैसे होती है, कैसे की जाती है, वो जरा देख लीजिए, क्योंकि लगातार करीब 30 लाख आप देखिए इस वक्त किस तरह से लोग जो है वो इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसेस भी 2 फेज में पूरा किया जाता है। देखिए जनगणना कैसे की जाती है वो समझना जरूरी है। अब पहला तो यहाँ घरों की लिस्ट बनाना होता है, घरों की जनगणना। उसके दूसरा फेज यहाँ ये रहता है कि जनगणना की लगातार कार्रवाई को तेज कर दिया जाता है, जिसमें कैसे की जाती है। करीब 30 लाख है जनगणना करने वालों की जरूरत यहाँ पर होगी। तो अब इन फेज के बीच में कई महीनों का अंतर होता है। मतगणना को लेकर पूरा करने के लिए करीब 30 लाख जनगणना करने वालों की जरूरत होगी। इसमें ज्यादातर स्कूल के टीचर्स तैनात किए जाएंगे, इसका अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लगभग 1,20,000 वर्कर हैं। ये जनगणना की काम का मैनेजमेंट देख रहे हैं, यानी कि मदद करते हैं। अब ये तमाम वो लोग हैं जो जनगणना यहाँ पर करवाएंगे और अपनी मदद भी देंगे। लेकिन उसके साथ साथ समझना पॉइंटर्स के जरिए ये भी है कि यहाँ जो हाउस लिस्टिंग फेज है वो किस तरह से होता है, वो आपको दिखाते चले, क्योंकि लगातार हाउस लिस्टिंग फेज को मद्देनजर रखते हुए देश में हर संरचना का दौर यहाँ पर किया जाता है, ताकि इमारतों और घरों की विशेषताओं को दर्ज किया जा सके। जनगणना करने वाले घर की मुखिया सदस्यों की जो संख्या है इसकी बनावट में इस्तेमाल की गई और फिर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सामग्री है, रूम की संख्या है, पानी है, बिजली के सोर्स हैं, खाना पकाने के इस्तेमाल में किए जाने वाला ईंधन और टीवी, फोन, वाहन और जैसी तमाम संपत्तियों की उपलब्धता के बारे में भी डेटा इकट्ठा ये करता है। तो अब आपने देखा कि फैमिली पर किस तरह से पूरी तरह से निशानदेही भी की जाती है। हाउस लिस्टिंग फेज ये आपके सामने खोला गया। लेकिन अब आगे बढ़ जाते हैं। जनसंख्या का जो गणना करने का फोकस रहता है वो किस तरह का रहता है, यानी कि जनगणना की जो जनसंख्या की गणना है उसमें ज्यादातर फोकस जिन पॉइंटर्स पर रहता है वो जरा आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले जब आपके घर के अंदर जनगणना के लिए लोग पहुंचते हैं तो ये आवास की गणना के बाद पहला फेज यहाँ पर होता है। आवास की गणना के बाद फेस जब आ जाता है जिसमें ज्यादातर फोकस व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करने पर रहता है। इसमें नाम, उम्र, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, घर के मुखिया, वैवाहिक स्थिति, एजुकेशन, धर्म, जाति, विकलांगता की स्थिति के बारे में भी डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं कि ज्यादातर फोकस किस पे रहेगा। नाम पूछा जाएगा, उम्र पूछी जाएगी, जेंडर आपका पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछी जाएगी, घर के मुखिया को लेकर भी बातचीत होगी कि घर का बड़ा कौन है, फिर वैवाहिक स्थिति कि आप मैरिड हैं या नहीं, एजुकेशन कहां पर पढ़े हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, फिर धर्म किस धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, जाति कौन सी है ये पूछा जाएगा और उसके बाद विकलांगता पर भी
बातचीत होगी कि हैंडीकैप तो नहीं है, और अगर हैंडीकैप है तो फिर उसके लिए किस तरह से काम होगा। यानी कि ये तमाम तरह का डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। फिर 2027 की जो जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल ऐप और रियल टाइम मॉनिटरिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये 1931 के बाद पहली जनगणना भी है जिसमें सभी समुदायों के लिए जाति डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अब पॉइंट्स में समझना जरूरी है कि जनगणना के बारे में सब कुछ किस तरह से मैनेज किया जाता है। देखिए, जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीने में पूरी होगी। इसके बाद जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी होगा। अब यहाँ पर जारी होने के बाद दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ किन राज्यों में 6 महीने से पहले जो कार्रवाई है वो शुरू होगी वो आपको दिखाते चले। देखिए, सबसे पहले पहाड़ी इलाके चुने गए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ये तमाम वो 4 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जनगणना सबसे पहले कराई जाएगी, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता है, बारिश हो सकती है, तो पहाड़ी इलाकों में सबसे पहले। भारत सरकार ने देश में आगामी जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक अगर बात की जाए तो अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जनगणना 6 महीने पहले से ही शुरू कराई जाएगी। बर्फबारी से प्रभावित इन इलाकों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होगी। वहीं इन राज्यों को छोड़कर देश भर में जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। बताते ये भी चले कि इस बार जनगणना में जाति की गणना को भी शामिल किया जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। पहले चरण में आप देखिए किस तरह से और कैसे जनगणना होगी, ये समझना जरूरी है, क्योंकि पहले फेज में जनगणना कैसे की जाएगी, किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले तो आवासीय स्थिति वहां पर जानने की कोशिश होगी और उसके बाद संपत्ति, फिर यहां पर सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि तमाम वो सुविधाएं क्या हैं। तो अब यहाँ आप देखिए दूसरे चरण में जिस तरह से रहेगा कि जनसंख्या की गिनती कैसे होगी वो देख लीजिए, क्योंकि इस दौरान हर घर के अंदर जनसंख्या की जो गिनती है वो कैसे होगी। इस घर को मद्देनजर रखते हुए अगर काम किया जाए तो इस दौरान हर घर में लोगों की संख्या को देखा जाएगा, उनकी उम्र को देखा जाएगा, उनका रोजगार देखा जाएगा और अन्य सामाजिक जो आर्थिक सांस्कृतिक और जानकारी जुटाई जाएगी और उनकी जाति भी पूछी जाएगी, जो पहले भी आपको बताया गया कि किस तरह से आने वाले समय में जाति जनगणना होगी। इस दौरान हर घर में लोगों की संख्या की उम्र, उनका रोजगार, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक जानकारी, ये तमाम चीजें वहां पर पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद आपको बता देते हैं कि जनगणना की पूरी डिटेल क्या है, कि कैसे इस बार जनगणना होने वाली है। तो देखिए, गृह मंत्रालय के मुताबिक जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति, सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती होगी और इस दौरान हर घर में लोगों की संख्या, उनकी उम्र, उनका रोजगार, सामाजिक आर्थिक संस्कृति, ये तमाम चीजें इकट्ठी की जाएगी। लेकिन आजाद भारत में ये इस तरह का पहला अवसर होगा जब इस तरह से जनगणना यहाँ पर कराई जा रही है। लेकिन सरकार के मुताबिक जो बातें रखी गई वो बताते चले। देखिए, सबसे पहले भारत आजादी के बाद अगर बात की जाए तो किस तरह से काम करता रहा, क्योंकि भारत आजादी के बाद और कर्मचारी और पर्यवेक्षक को लेकर काम करना जरूरी है, जिसमें भारत में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम भी किया है। यानी ये जनगणना भारत की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। तो सरकार के मुताबिक यहाँ पर ये बात सामने आ जाती है कि किस तरह से जो जनगणना है वो कराई जा रही है, क्योंकि गतिविधियों के लिए लगभग 34 लाख कर्मचारी और पर्यवेक्षक और लगभग 1,30,000 जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। वहीं इस पूरे जनगणना और एनपीआर अपडेट पर अनुमानित 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। अब खास प्रक्रिया इस बार क्या कुछ रहने वाली है वो जरा आपको दिखाते चलें, क्योंकि बजट तो आपने पहले ही देख लिया कि किस तरह से इस बार का जो बजट है वो रहने वाला है, क्योंकि अनुमानित जो राशि है वो 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस बार खर्च की जाएगी। जो जनसंख्या को लेकर जनगणना कराई जाएगी कि उसका बजट है कि कार्यकर्ता कितने रहेंगे, 1,30,000, राशि खर्च जो होगी 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर यहाँ पर प्रक्रिया की तरफ आगे नजर गड़ाना जरूरी है कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना ये होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिसमें बदलाव की देखने को मिल सकता है, सेल्फ
एम्यूनेशन यहाँ पर कराया जाएगा और एन्यूमरेशन अगर होगा तो मोबाइल एप्लीकेशन भी होगी। फिर डिजिटल माध्यम से भी आप काम करेंगे। डेटा सुरक्षा को लेकर भी काम किया जाएगा, यानी कि आगामी जनगणना कई मायनों में खास होगी। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। भारत सरकार नागरिकों को सेल्फ एम्यूनेशन यानी कि आत्म सूचना देने का अवसर देने जा रही है। तो वहीं मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के बाद डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा डेटा की संग्रहण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। फिर डिजिटल डेटा के साथ साथ डिजिटल गणना के लिए या सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति, ओबीसी के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। ये तमाम तरह की बातें, लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि शैक्षणिक योग्यता किस तरह से रहेगी, घर के अंदर क्या कुछ रहा, वो आपको दिखाते चले। देखिए, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, फिर घर के मुखिया की जाति, लिंग या परिवार में विवाहित जोड़ों की संख्या, उसके बाद क्या परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है, और उसके साथ साथ क्या परिवार के पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार है, और परिवार मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाता है, ये तक भी डिटेल आपको देनी होगी। तो घर में बिजली, शौचालय, स्नानघर, रसोई और गैस कनेक्शन की भी उपलब्धता यहाँ पर होगी। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मुख्य ईंधन क्या है, किसका इस्तेमाल आप करते हैं, ये भी आपको बताना होगा। घर की दीवार, छत, फर्श के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री का भी ब्यौरा आपको देना होगा। तो ये तमाम चीजें इस बार आप देखिए सवालों में रहेंगी, क्योंकि सवाल जो पूछे जाएंगे, चूंकि पिछली बार 2011 में जनगणना हुई और 29 साल पूछे गए यहाँ पर जो 2011 में, यानी कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो 29 सवाल पूछे गए थे, और इस बार यहाँ जाति का जो कॉलम जुड़ने के बाद 30 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए जाने वाले सवालों में से ये सवाल हो सकते हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर बात हुई। ऊपर कॉलम में आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई कि परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट, स्मार्टफोन और किस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, और घर के अंदर कार है, मोटरसाइकिल है, शौचालय है, जो बनाया गया है घर वो किस सामान से बनाया गया है, ये तमाम चीजें परखी जाएंगी। उसके बाद जनगणना को मद्देनजर रखते हुए अब परिसीमन भी होगा। परिसीमन में क्या कुछ बदलाव होगा, महिलाओं की भागीदारी किस तरह से रहेगी, ये आगे चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट। जनगणना के बाद अब परिसीमन अगर हुआ तो फिर क्या कुछ बदलाव रहेगा, क्योंकि जनगणना के बाद परिसीमन होना है और उसकी प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी। देखिए, सबसे पहले प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक यहाँ पर खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद देखिए किस तरह से लगभग 1 महीने में ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पूरी हो जाएगी। यानी कि जनगणना के बाद परिसीमन होना बहुत जरूरी है और लाजमी भी है, उसके बाद भी बदलाव आएगा। लेकिन क्या कुछ बदलाव रहेगा वो देखिए, क्योंकि लगभग 21 महीने की ये पूरी प्रक्रिया होगी, और फिर प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है। अब डिटेल डाटा जारी होने में यहाँ दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा, और लोकसभा में यहाँ आप देखिए किस तरह से ये प्रक्रिया रहेगी, यानी कि जनगणना के बाद परिसीमन और फिर परिसीमन के बाद यहाँ पर जिस तरह से डेटा को इकट्ठा करने की बात, यानी लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन भी होगा। 2028 तक शुरू हो सकता है यहाँ पर ये पूरा काम, और भारत में 15वीं और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। अब कोरोना की वजह से इसे 2021 से शेड्यूल किया गया था, लेकिन नहीं हो पाया। अब 2025 में इस पर अधिसूचना जारी कर दी गई, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही। अगर जातीय जनगणना कराती है तो लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा, यानी कि आरक्षण को लेकर भी बात हुई। फिर भारत में 4 मौकों पर, यानी कि 1952, 1963, 1973 को और 2002 में ये परिसीमन हुआ। फिर आप देखिए, जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीने तक यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये समझना बहुत ही अहम है कि आखिर इस तरह से अब महिलाओं की भी इसमें भागीदारी रहेगी। देखिए, डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का भी परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है, और इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है। यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीर
साफ हो सकती है। यानी आने वाले समय में महिलाओं के लिए खुशखबरी है और महिलाएं जो इस इलेक्शन लड़ना चाहती हैं उनके लिए राहत भरी सांस रहेगी। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा ताकि आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा हो सके और इसे लेकर दक्षिण के राज्यों में परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि वहां उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले आबादी कम है। तो ऐसे में उन्हें डर है कि यहाँ सीटें घट जाने से लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। तो ऐसे में सरकार को परिसीमन पर काफी विचार विमर्श करना होगा। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन दोनों ही एनडीए की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में विवाद के मुद्दे यहां पर रहे हैं और भारत में 15वीं और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और कोरोना महामारी की वजह से 2021 में शेड्यूल तो हुई लेकिन करवा नहीं पाए। तो भारत यहाँ बीच में ही 4 मौके जिस तरह से आप देखिए सामने भी आए, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने अपना जातीय जनगणना का मौका जो है वो गवा दिया। तो अब वो कौन से 5 कारण हैं वो भी बताते चले आपको, क्योंकि राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण क्यों जरूरी है, क्या वो कारण है वो समझिए। क्योंकि वो 5 कारण बताना जरूरी है कि राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अगर आ जाता है तो फिर उसका बदलाव क्या होगा और 33% आरक्षण जरूरी क्यों है वो समझिए। क्योंकि देखिए संसद में कुछ ही महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ कुछ सवाल रख रहे हैं, आगे चलते चलिए। क्योंकि संसद में कुछ ही महिलाएं हैं और फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरह से विधानसभाओं में भी यही स्थिति है। कम महिलाएं हैं, जो महिलाएं चाहती हैं कि वो इलेक्शन लड़ना चाहें लेकिन नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर यह है कि विधानसभाओं में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो उसके साथ साथ सिर्फ एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बाद आपने देखा कि मुख्यमंत्रियों की तो फिर लाइन भी लगी, कई और भी मुख्यमंत्री जो है वो महिलाएं बनी। लेकिन फिलहाल सवाल जरूर उठे, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बहुत पीछे महिलाएं हैं, यानी कि हम महिलाएं बहुत पीछे हैं। अब ये तमाम वो सवाल रह रहे थे कि आधी आबादी जो है देश की वो महिलाएं हैं, लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित जितनी हो रही थी, करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसका लाभ आम जनता को लेकर अगर बात की जाए तो महिला को नहीं मिल पा रहा था। देश की आधी आबादी में महिलाएं हैं लेकिन अभी तक पीछे हैं। क्योंकि देश की आधी आबादी में महिलाएं हैं तो फिर जाहिर तौर पर देखिए पहले से समझना जरूरी है। वैसे तो देश में महिलाओं की आबादी 48% से ज्यादा है, लेकिन राजनीति में संसद और विधानसभाओं में इनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है और इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण के मकसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं को आरक्षण देने वाले इस बिल को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पावन शुरुआत हो रही है। अगर सर्वसम्मति से कानून बनेगा तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये बिल पहले ही 27 साल से संसद में अटका पड़ा है और अभी इसके कानून बनने फिर लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझना यह भी जरूरी है कि संसद में कुछ ही महिलाएं, लोकसभा में इस समय 82% और राज्यसभा में 82% नहीं है। ये सही करके बताएं तो लोकसभा में इस समय 82, राज्यसभा में सिर्फ 31 महिलाएं सदस्य हैं, यानी कि दोनों सदनों में कुल मिलाकर यहाँ हिस्सेदारी 15% की भी नहीं है। 1951-52 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब सिर्फ 6.9% महिलाएं ही संसद में बनकर यहाँ पर सामने आई थी। चुनाव आयोग की ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 726 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इनमें से सिर्फ 78 ही यहाँ जीती थी, यानी 10% के आसपास महिलाएं इस पूरी तरह से प्रक्रिया से बाहर आई। लेकिन अब यहाँ देखिए जिस तरह से स्थिति बदली, अब अलग अलग राज्यों के अंदर जो स्थिति बदली थी वो समझना जरूरी था कि आखिर विधानसभा की जो स्थिति है वो किस तरह की रही थी। क्योंकि अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाना जरूरी है कि आखिर परिस्थितियां किस तरह की रही। विधानसभा में स्थिति देखिए राज्य और महिलाओं की भागीदारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिहार की तो 10.70% की भागीदारी। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 14.44% की भागीदारी। फिर हरियाणा की बात करें
तो उनके साथ साथ 10% की भागीदारी। झारखंड में 12.35% की भागीदारी। आगे बढ़ जाइए, अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में देखिए 11.11% की भागीदारी। फिर राजस्थान की बात करते हैं तो 12% की भागीदारी हो जाती है। अब उत्तराखंड अगर आपको लिए चले तो 11.43% की भागीदारी हो जाती है। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर यह 11.66% की भागीदारी हो जाती है। ये महिलाओं को लेकर बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर जहां ममता बनर्जी इस वक्त महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, और 17.70% यहां पर भागीदारी महिलाओं की। फिर दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता इस वक्त सरकार वहां चला रही है, 11.43%। गुजरात के अंदर 8.2% और जम्मू और कश्मीर की बात करें तो टोटल आपको बताते चलें कि 873 उम्मीदवारों में सिर्फ 43 महिलाएं थी। यानी कि भागीदारी बहुत कम, जितनी होनी चाहिए नजर नहीं आई। और अब उसके बाद यहां जिस तरह से क्योंकि विधानसभा में भी यही स्थिति, इसी तरह की विधानसभाओं में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम। 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम। जिन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से ज्यादा है उनमें बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गुजरात विधानसभा में यहाँ आप देखिए महिलाओं की भागीदारी है जो विधायक है। जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। नागालैंड में इस साल हुए चुनाव में पहली बार 2 महिलाएं चुनकर आई हैं और एनडीए की जो हेकानी जखालू और सतहोला अनुक्रोज जो है वो राज्य की पहली महिला विधायक हैं। तो अब क्योंकि सिर्फ एक ही राज्य में महिला मुख्यमंत्री आजादी के बाद अब तक सिर्फ 16% की महिलाएं ही मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। यानी कि सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और स्वतंत्रता सेनानी भी रही। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और इस समय देश में ममता बनर्जी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री की सरकार है। तो ममता बनर्जी 2011 से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी अब तक पश्चिम बंगाल की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर और जयललिता तमिलनाडु, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही। और देश के 18वें जो राज्य हैं, 18 राज्य ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी है। तो सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां अब तक 2 बार महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। अब बीएन जानकी रामचंद्रन महज 23 दिन तक मुख्यमंत्री रही थी। जानकी 7 जनवरी 1988 से 30 जनवरी 1988 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी और उनके बाद सबसे छोटा कार्यकाल सुषमा स्वराज का है जो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक 52 दिनों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। क्योंकि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बहुत पीछे यहाँ पर महिलाएं हैं, तो राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए मामले में आप देखिए भारत अपनी पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। दुनिया की सभी सांसदों में यहाँ आप देखिए जो दुनिया के सभी संसद हैं उन संसदोों में सिर्फ 23 महिलाएं सांसदों में हैं। रवांडा, क्यूबा, बोलिविया और यूए की ही यहाँ पर ऐसे देश हैं जहाँ 50 से ज्यादा महिलाएं सांसद हैं। स्वीडन स्थित यहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट IDEA के अनुसार लगभग 40 देशों में या तो संवैधानिक संशोधन या कानूनों में बदलाव कर संसद में महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित किया गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं। नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। अब तालिबान के शासन से पहले अफगानिस्तान की संसद में महिलाओं के लिए 27% सीटें आरक्षित थी और यूएई की यहाँ फेडरल नेशनल काउंसिल यानी कि FNC में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। इंडोनेशिया में उम्मीदवारों में यहाँ कम से कम 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अब क्या वाकई में देश की आधी आबादी की है जो महिलाओं की, उस पर काम चल रहा है या नहीं, ये समझना भी जरूरी था। क्योंकि देश के अंदर आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। क्योंकि देश में जिस तरह से महिलाएं ही 2011 की जनगणना के मुताबिक इस समय महिलाओं की जो आबादी है वो देखिए 2011 में देश के अंदर जो आधी आबादी है महिलाओं की हमारे देश के अंदर देखिए 48.5% थी। अब 2014 की बात करें तो 65.6% पर ये पहुंच गई। फिर उसके बाद 2019 में यहाँ जब चुनाव हुआ, महिलाओं ने जब वोट किया, उसमें जो अपनी भागीदारी दी 67.2%। तो अब
यहाँ जनगणना के मुताबिक देश में इस समय महिलाओं की आबादी 48.5 है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए प्रतिनिधित्व किस तरह का है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसलिए भी बढ़ना चाहिए क्योंकि राजनीति में अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आजादी से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 2014 में आम चुनावों में पहली बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 60 से भी ऊपर गया, यानी कि 2014 में 65.6 महिलाओं ने वोट दिया था। वहीं 2019 के चुनाव में ये बढ़कर 67.2 पर चला गया था। इतना ही नहीं, 19 में जब चुनाव हुए तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला और ये दिखाता है कि अब राजनीति में महिलाओं की जो दिलचस्पी है वो बढ़ गई है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। महिला आरक्षण से ये असर जो है वो यहाँ पर पड़ेगा, वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा असर होगा महिला आरक्षण पर। कानून अगर बन जाता है तो लागू हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा में 181 सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, यानी कि 181 महिला सांसद रहेंगी। तो इसी पर विधानसभा में 33 सीटें महिलाओं के लिए रहेगी। कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। तो जहां एक तरफ जातीय जनगणना की अधिसूचना ने देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा ने भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। अब हर जाति की सच्चाई सामने आएगी, हर महिला को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, अधिकार मिलेगा। बदलाव की ये शुरुआत है। तो ऐसी राजनीति की जहां प्रतिनिधित्व होगा, जहां समावेशी, ज्यादा न्याय संगत, ये तमाम चीजें रहेंगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब जातीय जनगणना होती है तो कितना असर पड़ता है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।